हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। आज यहाँ पर एक और मॉक टेस्ट होने जा रहा है जो रिलेट करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। इससे पहले कल जो क्लास हुई थी वहाँ पर हमने एविडेंस एक्ट का एक और मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन है जो कि संपत्ति का अंतरण करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं माना जाता है। तो जब आप प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं तो उसको वही व्यक्ति ट्रांसफ़र करेगा जो कि जिस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए बहुत सिंपल बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी ये नियम एप्लीकेबल होता है कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र करने की बात आ रही है तो प्रॉपर्टी को वही व्यक्ति ट्रांसफ़र करेगा जो कॉम्पिटेंट होगा। मतलब कि यह कि जो व्यक्ति मेजर होगा, साउंड माइंड होगा और लॉ की तरफ से डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन क्या करा गया है, अब तक आप आंसर समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन मैं पहले बता दे रही हूँ, ये क्या है, ये मॉक टेस्ट है, ये आपका ही टेस्ट है, आपके लिए है ताकि आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकें। आंसर भी अभी आपको बता दिए जाएंगे। क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से ऐसा क्या है जो कि एक्शनेबल क्लेम के अंतर्गत नहीं आएगा। तो अब आपके सामने आंसर आ चुके हैं। इस पेज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो रिलेट कर रहा था कि निम्नलिखित में से वो कौन है जो कि संपत्ति अंतरण करने के लिए सक्षम नहीं है। अवयस्क, विकचित व्यक्ति या डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ऑल एबव। संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत निम्न में से इनमें से कौन सा है जो एक्शनेबल क्लेम नहीं है। तो सही आंसर है कॉपीराइट का दावा एक्शनेबल क्लेम में नहीं आता है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक बात याद रखिएगा, आपके सामने जो 4 ऑप्शन दे रखे गए हैं उन्हीं में से आपको बताना है इस संबंध में कि उन 4 ऑप्शन में से वो एक ऐसा कौन सा विकल्प है जो कि क्रम बंधन के सिद्धांत से संबंधित माना जाएगा इस प्रेजेंट एग्जाम्पल में। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों में से जो प्रेजेंट एग्जाम्पल है उसमें से कौन सा ऐसा है विकल्प जो कि चल संपत्ति नहीं है, जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल नहीं है। अब तक आपने आंसर कर लिए होंगे। मैंने पूछा था कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि क्रम बंधन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा क्रम बंधन से संबंधित है। तो अगर मैं बात करूं इस संबंध में धारा 56 की, जो कि मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर के बारे में बताती है। वहीं पर आपको पता होगा जब आप सेक्शन 56 को रीड करते हैं थ्योरेटिकल वे पर, तो वहाँ पर आप ये भी रीड करते हैं उसको कि वहीं पर आपको ये भी पता होगा इस संबंध में कि सेक्शन 81 जो है वो मार्शलिंग सिक्योरिटी से रिलेट करता है। सेक्शन 56 जो है वो विक्रय संबंधित हो गया, विक्रय संबंधित है, सेल से रिलेट करता है, जबकि सेक्शन 81 जो है वो बंधक से रिलेट करता है। क्लियर है? इसलिए मैंने क्लियर कर दिया कि प्रेजेंट एग्जाम्पल में से वो कौन सा पॉइंट है, जो कि वो कौन सा सेक्शन है जो कि क्रम बंधन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन में से चल संपत्ति नहीं है। तो राइट ऑफ वर्शिप, खड़ा हुआ कास्ट, ये दोनों जो है एग्जाम्पल वो मूवेबल प्रॉपर्टी के हैं, पर मछली तथा हाट बाजार से कर वसूल करना ये अचल संपत्ति के तहत आता है। क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त निम्नलिखित में से कौन सी धारा से संबंधित है। धारा 10, 14 और 9। आपको आंसर बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत सा कब्जा बंधकदार का दायित्व निम्नलिखित में से कौन सी धारा से संबंधित है। आंसर चेक कर लीजिए अपने। संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त धारा 10 से संबंधित है। वहीं पर अगर मैं बात करूं धारा 9 की, जो कि मौखिक अंतरण से रिलेट करती है, और धारा 14 रूल अगेंस्ट परपेचुइटी से रिलेट करती है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत सा कब्जा बंधकदार का जो दायित्व है वो धारा 76 से रिलेट कर रहा है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही क्या है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत जो आजन्मा व्यक्ति है, आजन्मे व्यक्ति पर अंतरण जब किया जाएगा तो ऐसा व्यक्ति उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट कब निहित कर लेगा, जब वो वयस्क होगा तब, जब वो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा तब, उसके जन्म लेते ही, या इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, प्रत्यासन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बंधक से, मोर्गेज, विक्रय सेल से, गिफ्ट दान से, या इनमें से किसी से भी नहीं। आंसर चेक कर लीजिए।
संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत आजन्मा व्यक्ति अंतरण पर निहित हित कब प्राप्त कर लेगा? जन्म लेते ही प्राप्त कर लेगा। वो जैसे ही पैदा होगा प्रॉपर्टी उसको वेस्टेड हो जाएगी, और ये वाली बात धारा 20 में बताई गई है। वहीं पर प्रत्यासन का सिद्धांत बंधक से संबंधित माना जाता है। सर्वस्व अदाता संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा में परिभाषित है? ये आपको बताना है। यूनिवर्सल डोनी भी इसे कहते हैं इंग्लिश में। कौन से सेक्शन से रिलेट करता है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो कौन सा अंतरण है जो कि पक्षकारों द्वारा अंतरण में नहीं आता है? ट्रांसफर बाय पार्टीज, वो कौन सा अंतरण है? आंसर चेक कर लीजिए। यूनिवर्सल डोनी धारा 128 में है। और अगर हम प्रेजेंट क्वेश्चन की बात करें तो विक्रय, बंधक और पट्टा ये सभी पक्षकार द्वारा किए गए अंतरण है, परंतु उत्तराधिकार इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। मैंने पूछा है आपसे इस संबंध में दुर्बर दान, इससे कौन सा सेक्शन संबंधित है बताइए। और ये अगला जो क्वेश्चन है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, ये कौन से सेक्शन से रिलेट करता है? तो दुर्बर दान से रिलेट करता है धारा 127। धारा 122 में गिफ्ट को परिभाषित करा गया है और यूनिवर्सल डोनी धारा 128 में परिभाषित है। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी जो है उसको सेक्शन 14 में बताया गया है। वहीं पर ये वाले जो ऑप्शन है ये भी पूछ लिए जा सकते हैं कि धारा 13 किससे संबंधित है? अजात व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण। धारा 17 संचयन के लिए निर्देश से रिलेट करती है। क्वेश्चन, वो कौन सी धारा है जो कि सेल को डिफाइन करती है? सेल को धारा बताइए। चलिए आप ही आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, इनमें से सही कथन बताइए। लोक अधिकारी के वेतन से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए सही क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत सेल को डिफाइन करा गया है और लोक अधिकारी के वेतन का अंतरण नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संपत्ति अंतरण अधिनियम की वह कौन सी धारा है जो कि प्रतिस्थापित प्रतिभूति से संबंधित है? टाइम लीजिए, आंसर बताइए। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन है, राम कुमार कुंडू बनाम मैक्वीन का वाद किससे संबंधित है? बताइए सही आंसर क्या होगा। तो चेक कर लीजिए। डॉक्ट्राइन ऑफ सब्स्टिट्यूट सिक्योरिटी, प्रतिस्थापित प्रतिभूति जो है वो रिलेट करती है धारा 73 से। और वहीं पर राम कुमार कुंडू बनाम मैक्वीन का जो वाद है वो रिलेट करता है ट्रांसफर बाय ऑस्टेंशिबल ओनर से। और यहाँ पर ट्रांसफर बाय ऑस्टेंशिबल ओनर जो है उसको डिफाइन कहाँ करा गया है? उसे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 41 में उसके बारे में बताया गया है और उसका लीडिंग केस है राम कुमार कुंडू बनाम मैक्वीन का केस है। ये आपको रीड करना होगा, उसके बाद आप मुझे आंसर करेंगे। तो प्रतिकूल संविदा या स्थानीय विधि प्रथा ना हो तो कृषि विनिर्माण के प्रयोजन के लिए अगर स्थापित संपत्ति का पट्टा दिया गया है तो ऐसा पट्टा अपने आप में ही वार्षिक माना जाएगा और जब यहाँ पर खाली करवाना होगा तो वहाँ पर 6 महीने का नोटिस पीरियड दिया जाएगा। अगर वो पट्टा कृषि या विनिर्माण के प्रयोजन संबंधित है तब स्थावर संपत्ति के लिए, पर किसी अन्य प्रयोजन के लिए अगर होगा वहाँ पर ऐसा तो उस पट्टे को मासिक माना जाएगा और वहाँ पर इस संबंध में नोटिस कितने टाइम पीरियड का होगा? आप आंसर करिए वैसे मुझे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो भागिक पालन में नहीं आते हैं? भागिक पालन मतलब पार्ट परफॉर्मेंस, और ये पार्ट परफॉर्मेंस कहाँ डिफाइन है? अपने आंसर चेक कर लीजिए आप। जब आप सेक्शन 106 को रीड करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और भागिक पालन मतलब पार्ट परफॉर्मेंस सेक्शन 53A में बताया गया है, जिसके अंतर्गत मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं जो पार्ट परफॉर्मेंस में नहीं आते हैं। तो ये सारे ही काम हैं जो कि पार्ट परफॉर्मेंस के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसी के साथ अपनी हम क्लास आज की कंप्लीट करते हैं और रोज़ाना हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलर रोज़ाना रात को 8 बजे आपके लिए मॉक टेस्ट हम लेकर आएँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी और यही आशा करते हैं कि ये क्लास भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी।